हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फरवरी वीक 3 के करंट अफेयर्स। सो यहाँ पे आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। सो यहाँ पे जो है बीमस्टेक से रिलेटेड हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। बीमस्टेक की फुल फॉर्म होती है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है, बीमस्टेक इंक्लूड्स बोथ साउथ एशियन एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 की अगर हम बात करें तो पहले हमें मेंबर्स देखने हैं कि इसमें मेंबर्स कौन कौन से। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1997 में इस्टेब्लिशमेंट हुई थी बीमस्टेक की। एंड यहाँ पे अगर हम इसकी मेंबर कंट्रीज़ की बात करें तो मेंबर कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार एंड थाईलैंड। सो अगर हम बात करते हैं भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल एंड श्रीलंका, तो ये साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं। एंड वहीं म्यांमार एंड थाईलैंड, ये दो कंट्रीज़ जो हैं ये कौन सी कंट्रीज़ हैं? ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं। सो म्यांमार एंड थाईलैंड जो है ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी कि बीमस्टेक जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें साउथ एशियन कंट्रीज़ भी हैं एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ भी हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल बीमस्टेक मेंबर कंट्रीज़ शेयर लैंड बॉर्डर विद इंडिया। सो यहाँ पे स्टेटमेंट सेकंड हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। अगर हम लैंड बॉर्डर की बात करें तो म्यांमार तो हमारे साथ बॉर्डर शेयर करता है, बट थाईलैंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज और ये बॉर्डर शेयर नहीं करता, लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता। वहीं अगर हम बांग्लादेश की बात करें, भूटान की बात करें, नेपाल की बात करें तो बांग्लादेश, भूटान, नेपाल इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। सो यहाँ पे जो है जो सेकंड स्टेटमेंट होगी वो इनकरेक्ट हो जाएगी कि सारे बीमस्टेक मेंबर जो है लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं इंडिया के साथ। और यहाँ पे कह रहे हैं कि सारे बीमस्टेक जो कंट्रीज़ हैं वो लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं इंडिया के साथ, तो ऐसा नहीं है। दैट्स वाई स्टेटमेंट 2 जो होगी इनकरेक्ट होगी। हमसे यहाँ करेक्ट पूछ रहे होंगे, करेक्ट पूछ रहे हैं, आंसर होगा ओनली 1। सो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ओनली 1। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है बेसिकली, विच ऑफ द अबव फैक्टर्स मेक इंडिया सुइटेबल फॉर लार्ज स्केल सोलर एनर्जी जनरेशन। सो कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिया में लार्ज स्केल सोलर एनर्जी जनरेट जो हो रही है उसके लिए फैक्टर जो है वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? सो यहाँ पे अगर हम बात करें कि इंडिया में हाई सोलर इंसोलेशन होता है ड्यू टू इट्स ट्रॉपिकल लोकेशन। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी हमारी। हमने यहाँ पे करेक्ट बताना है। सो हाई सोलर इंसोलेशन है इंडिया में बिकॉज ऑफ इट्स ट्रॉपिकल लोकेशन। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड की बात करें, लार्ज लैंड अवेलेबिलिटी इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स। सो ये जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि जो लैंड है वो अवेलेबल है सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स में। जैसे कि अगर हम बात करते हैं गुजरात हो गया और इसी तरीके से राजस्थान है। सो सेमी एरिड एरियाज़ हैं ये। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है, प्रेजेंस ऑफ एबेंडेंट लिथियम रिजर्व्स फॉर सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है बिकॉज इंडिया में लिथियम रिजर्व्स नहीं है। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। वहीं फोर्थ स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स एंड पॉलिसीज सपोर्टिंग सोलर अडॉप्शन। सो यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है कि जो लार्ज स्केल सोलर एनर्जी जनरेट हो रही है इसका एक रीज़न क्या है कि गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स एंड जो पॉलिसीज़ हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं पीएम कुसुम योजना हो गया, पीएम कुसुम स्कीम है, इसी तरीके से और भी काफ़ी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ने इनिशिएट करी हैं। सोलर पार्क स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है। सो यहाँ पे जो फोर्थ स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। फर्स्ट भी करेक्ट है एंड सेकंड भी करेक्ट है। हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2 एंड 4। हमसे यहाँ करेक्ट पूछ रहे थे, सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा 1, 2 एंड 4। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग सेक्टर्स इन इंडिया। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, विच ऑफ द सेक्टर्स गिवन अबव कैन बी क्लासिफाइड अंडर द क्रिएटिव इकोनॉमी। सो क्रिएटिव इकोनॉमी के अंडर कौन से सेक्टर्स इंक्लूड किए जाते हैं? सो यहाँ पे जो हमारा स्टेटमेंट 1 है वो हो जाएगा हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स। हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स को क्रिएटिव इकोनॉमी में इंक्लूड किया जाता है, ये इसके अंडर आता है। देन फिल्म एंड म्यूजिक इंडस्ट्री भी इसके अंदर है, एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी हो गया, एंड एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया। सो ये चारों ही जो हैं ये क्लासीफाइड किए जाते हैं क्रिएटिव इकोनॉमी के अंडर। सो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा 1, 2, 3 एंड 4। सो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2, 3 एंड 4। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट। सो साफ्ता से रिलेटेड हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सो यहाँ पे हमने करेक्ट बतानी है। स्टेटमेंट 1 है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। सो साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट वॉज साइंड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी कि सार्क टू प्रमोट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड ट्रेड लिबरलाइजेशन। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। जो ये सार्क की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, सार्क की सारी मेंबर कंट्रीज़ ने साइन किया है साफ्ता को, यानी कि साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया को प्रमोट करने के लिए इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड ट्रेड लिबरलाइजेशन। सो स्टेटमेंट 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है, अच्छा, और अगर हम सार्क की मेंबर की बात करते हैं तो सार्क में कितनी मेंबर कंट्रीज़ है? सार्क में एक है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान एंड श्रीलंका।
सो ये जो है 8 कंट्रीज़ ये सार्क की मेंबर कंट्रीज़ है। 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 7 कंट्रीज़ जो हैं 7 कंट्रीज़ सार्क की मेंबर कंट्रीज़ हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान एंड श्रीलंका। सो ये 7 कंट्रीज़ सार्क की मेंबर कंट्रीज़ हैं एंड इन सारी कंट्रीज़ ने, इन 7 कंट्रीज़ ने साफ्ता साइन किया है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए एंड ट्रेड लिबरलाइजेशन के लिए। सो स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है अंडर साफ्ता इंडिया प्रोवाइड्स ड्यूटी फ्री एक्सेस टू ऑल एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स फ्रॉम इट्स नेबरिंग सार्क कंट्रीज। सो यहाँ पे जो है सेकंड स्टेटमेंट में हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी बिकॉज साफ्टा के अंडर जो है ड्यूटी फ्री एक्सेस है बट सेवरल प्रोडक्ट्स को है, सारे ही एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए नहीं है। दैट्स वाई सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। हमसे यहाँ पे करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा ऑप्शन ए ओनली 1। सो ओनली 1 जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। स्टेटमेंट 1 है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म इन इंडिया इज फैसिलिटेटेड थ्रू मैकेनिज्म्स लाइक द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स दैट एनकरेज स्टेट्स टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। ये जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स ये एनकरेज कर रहा है किसके, एक तो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के लिए। सो यहाँ पे जो है इससे स्टेट जो है अपनी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव करेंगे। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है द फाइनेंस कमीशन प्लेज अ वाइटल रोल इन स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बाय रिकमेंडिंग फिस्कल डिवॉल्यूशन फ्रॉम द सेंटर टू स्टेट। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है हमारी, फर्स्ट भी करेक्ट है। हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा बोथ 1 and 2। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग डिफेंस टेक्नोलॉजी सिस्टम। सो यहाँ पे हमने क्या बताना है कि इसमें से विच ऑफ द अबव सिस्टम्स आर पार्ट ऑफ इंडियाज इंडिजीनियस डिफेंस। सो इंडिया की जो इंडिजीनियस डिफेंस टेक्नोलॉजी है इनमें से कौन सा एयरक्राफ्ट, कौन सी मिसाइल जो है इंडिया में इंडिजीनियसली बनाई गई है। सो यहाँ पे जो है स्टेटमेंट फर्स्ट है धनुष आर्टिलरी गन सिस्टम, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड है। देन सेकंड है आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल। एक तो ये चीज़ आकाश जो है ये सरफेस टू एयर मिसाइल है और इसको जो है इंडिजीनियसली इंडिया में ही बनाया गया है बाय DRDO। सो DRDO ने इसको डेवलप्ड किया है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। देन थर्ड है तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। सो यहाँ पे थर्ड भी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इसको भी DRDO ने एंड किसने बनाया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड एंड DRDO ने मिलकर के तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाया है। देन सबमरीन INS अरिहंत। सो यहाँ पे फोर्थ भी जो है ये बिल्कुल करेक्ट है, ये भी पार्ट है इंडिया के इंडिजीनियसली डिफेंस टेक्नोलॉजी का। सो ये अरिहंत जो है सबमरीन ये बेसिकली इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। सो यहाँ पे फोर्थ भी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, थर्ड, सेकंड एंड 1। सो यहाँ पे 1 2 3 4 जो होगा हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है 1 2 3 एंड 4। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्प्रेड ऑफ द भक्ति मूवमेंट। सो भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। स्टेटमेंट 1 है भक्ति मूवमेंट वॉज प्राइमरली अ नॉर्थ इंडिया फेनोमिनन दैट टुक रूट इन द मिडिवल पीरियड विद सेंट्स लाइक तुलसीदास एंड गुरु नानक। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगी बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक रिस्ट्रिक्ट नहीं था, ये पैन इंडिया इन्फ्लुएंस था। सो पैन इंडिया इन्फ्लुएंस था, ना कि सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक रिस्ट्रिक्ट नहीं थी ये चीज़। भक्ति मूवमेंट हमें साउथ में भी बहुत सारे भक्ति सेंट्स देखने को मिलते हैं जैसे कि अलवर्स एंड नयानार्स। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। सेकंड है यहाँ हमें करेक्ट बतानी है। सो द मूवमेंट वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय यूज ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस फॉर डिवोशनल पोएट्री मेकिंग इट मोर एक्सेसिबल टू द मासेस। सो यहाँ पे स्टेटमेंट सेकंड जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। जो सेंट्स होते थे, जो भक्ति सेंट्स थे, ये बेसिकली जो रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं, रीजनल लैंग्वेजेस में अपना मैसेज जो है वो लोगों तक पहुंचाते थे। सो जैसे कि तमिल हो गया, मराठी लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, बंगाली है। सो इन लैंग्वेजेस में जो लोकल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, वहाँ सेंट्स जो है लोकल लैंग्वेज में ही लोगों को जो पोइट्री वगैरह है वो लोकल लैंग्वेज में ही किया करते थे। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी ओनली 2 बिकॉज फर्स्ट हमारी इनकरेक्ट थी। सो बी जो है यहाँ पे राइट आंसर है हमारा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। सो यहाँ पे जो है हमने बतानी है विच ऑफ द अबव आर ग्राउंड्स फॉर इम्पोजिंग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। सो इनमें से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कौन सी है जो फंडामेंटल राइट्स पे इम्पोज की जा सकती है या की जाती है। सो यहाँ पे जो है पब्लिक ऑर्डर हमारा फर्स्ट जो है बिल्कुल करेक्ट है, पब्लिक ऑर्डर एंड तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। देन सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया ये एक रिस्ट्रिक्शन है, पब्लिक ऑर्डर है, सोशल जस्टिस भी नहीं है। सो यहाँ पे फोर्थ भी जो होगा ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। सो पब्लिक ऑर्डर, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, मोरालिटी, सो ये जो होते हैं ये रिस्ट्रिक्शन है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। इनमें से कौन से पब्लिक ऑर्डर एंड सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 and 3। सो 1 and 3 जो है राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर
द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नारी अदालत प्रोग्राम। सो नारी अदालत प्रोग्राम से रिलेटेड हमने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। इट ऑपरेट्स एज एन ऑल्टरनेटिव ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म एट द ग्राम पंचायत लेवल। सो ये चीज़ बिल्कुल करेक्ट है। रिजॉल्विंग माइनर डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी एंड चाइल्ड कस्टडी। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड है, इट वॉज स्टार्टेड ऑन अ पायलट बेसिस इन असम एंड जम्मू कश्मीर। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। जो नारी अदालत प्रोग्राम है इसको स्टार्ट किया गया था सबसे पहले असम में एंड जम्मू एंड कश्मीर में 2023 में। सो 2023 में इसको स्टार्ट किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। सो बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। सो PLI से रिलेटेड हमने यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, नॉट करेक्ट। सो स्टेटमेंट 1 है, लॉन्च इन 2020 PIL एम्स टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टिंग विद मोबाइल एंड एलियड कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स एंड मेडिकल डिवाइसेस। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ हमने बतानी है नॉट करेक्ट, यानी कि जो इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे बिल्कुल ये करेक्ट है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो है लॉन्च हुआ था 2020 में। इसका एम क्या है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना, एलाइड कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हो गया, मेडिकल डिवाइसेस हो गया। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है, बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनीज आर एलिजिबल फॉर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स बेस्ड ऑन अ परसेंटेज ऑफ देयर इंक्रीमेंटल सेल्स ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनीज दोनों ही एलिजिबल होते हैं इसमें फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के लिए। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहे थे नॉट करेक्ट यानी कि इनकरेक्ट। तो यहाँ पे इनकरेक्ट हमारा कोई भी नहीं है, दैट्स वाई आंसर जो होगा वो हो जाएगा नाइदर 1 नॉर 2। सो ऑप्शन डी जो होगा ये राइट आंसर होगा। आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।